नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविता गीत फरोश उसकी व्याख्या से संबंधित अध्ययन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र और गीत फरोश पर यह हमारी तीसरी चर्चा है। हम यह अध्ययन बीएससी पार्ट फर्स्ट अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कर रहे हैं और आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय कोटा और उसके हिंदी विभाग में स्वागत है। आप आज की जो चर्चा है उसके जो संकेत बिंदु है उसको हम आरंभ कर रहे हैं कि जो आज की चर्चा है उसके का केवल एक ही बिंदु है। पूर्व चर्चाओं में हम भवानी प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व, कृतित्व, विचारधारा आदि के बारे में पढ़ चुके हैं और इस कविता के लगभग आधे पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। इस चर्चा में हम उनके जो शेष पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज की चर्चा का मुख्य बिंदु यही है कि हम उनके पदों का भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण करेंगे। आज का पहला पद है, यह गीत सुबह का है गाकर देखें, ये गीत गजब का है ढाकर देखें, ये गीत जरा सूने में लिखा है, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा है, ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बड़ाई से बढ़ जाता है, ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी ये मसान में भूत जगाता है, यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेच। कवि इस पद में अपने गीतों के प्रकार बताता है और खुलेआम इस बात की घोषणा करता है कि मेरा जो सृजन है, मेरे जो गीत हैं जिनको मैंने बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े करीने के साथ निर्मित किया, बनाया और गढ़ा था, आज आर्थिक विपन्नता के कारण मैं अपने गीतों को बेचने के लिए विवश हूँ। और ये कवि, जैसा कि स्वयं कवि ने स्वीकार किया है कि हंसाने वाली कविता है, गुदगुदाने वाली कविता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी ठेस है, बहुत बड़ा दर्द है, उसी को कवि बयान कर रहा है। देखिए आगे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कविता में जीवन से हटकर बढ़ती कलात्मक फैशन परक व्यावसायिकता पर व्यंग्य करता हुआ स्वयं उसका हिस्सा भी हो जाता है, आर्थिक मजबूरी के चलते। यह गीत कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी प्रतिभा से और व्यावसायिक दौड़ में ताबड़तोड़ लिखे गीतों को बेचने के लिए निकल पड़ता है और पक्का फेरी वाला जैसा दिखाई देता है। जिस प्रकार गली गली में फेरी वाला अपने माल को बड़ी कलात्मक तरीके से पेश करता है, दिखाता है, उसके गुण बताता है, उसकी विशेषता बताता है, उसकी प्रकृति बताता है, तरह तरह से बताता है और ग्राहक को किसी न किसी तरह उसे खरीदने के लिए विवश करता है, ऐसी कला भवानी प्रसाद मिश्र ने भी इस कविता में दिखाई है। जिस तरह फेरी वाला अपने सामान की तरह तरह क्वालिटी बताता हुआ ग्राहक को रिझाने का प्रयास करता है, वह ग्राहक को अपने गीतों की विशेषता बताते हुए कहता है कि यह गीत जो आप देख रहे हैं ये सुबह का है, ये सुबह सुबह लिखा है, सुबह सुबह गाया जाने वाला है, सुबह सुबह सुनाया जाने वाला है। आप चाहें तो गाकर परख कर देख सकते हैं। यह जो दूसरा गीत है यह भी बड़े गजब का गीत है। आप इसे किसी पर गाकर
आजमाकर देखिए, बड़ा मारक प्रभाव डालता है। कवि जब बाजार की प्रतिस्पर्धा में प्रवेश करता है, प्रतिस्पर्धा भले ही हम उसे ना कहें, लेकिन वही अगर आजीविका का संसाधन बन जाता है तो तरह तरह के गीत लिख डालता है। सुबह का गीत, शाम का गीत, दोपहर का गीत, नया गीत, पुराना गीत, कई प्रकार के। जैसे हम बाज़ार में किसी एक ही चीज़ के भिन्न भिन्न प्रोडक्ट और भिन्न भिन्न नामों से उन्हें देखते हैं कि ग्राहक भी एक बड़े कंफ्यूज में हो जाता है। कवि उसी प्रकार से बाज़ार की गिरफ्त में आकर तरह तरह के गीत लिख डालता है और उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए। तथा इसके बाद जो ये तीसरा गीत है, भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने 2 गीत आपको बताए हैं, अगर वो पसंद नहीं आता है तो तीसरा गीत भी आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने सूने में अर्थात अकेलेपन में यह गीत लिखा है। यह बहुत शांत और अकेलेपन की अनुभूति कराने वाला अच्छा गीत है। हो सके तो आप इसे ले लें। ये दूसरा गीत लो, मैंने पुणे में लिखा है, पूना में लिखा है, यह भी आप खरीद कर देख सकते हैं। हो सकता है ये आपको जच जाए। कवि अपने गीतों की विशेषता और प्रकार बताते हुए आगे कहता है कि यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाने वाला गीत है, अर्थात पहाड़ी पर चढ़ जाने का जोश इस गीत में है, या यह गीत पहाड़ी की सैर करते समय गाया जाने वाला, गुनगुनाया जाने वाला गीत है। अगर आप इस प्रकार के सैर सपाटे करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा गीत होगा। यह गीत किसी नियम विशेष से बंधा हुआ नहीं है। यदि यह छोटा लगे तो इसे किसी भी प्रकार से, किसी तरह से खींच तान करके बड़ा किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, अर्थात इसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। ग्राहक अपनी इच्छा से गीत खरीदे, छोटा बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे गीतों में बस आप पसंद कर लीजिए। लेखक ग्राहक के सामने उसकी विशेषता बताते हुए कहिए कि बस आप पसंद कर लीजिए, बाकी सब आपको अच्छा लगेगा। आगे कवि कहता है, मेरे इन गीतों में कई प्रकार की किस्में आपको मिल जाएगी। कोई एक प्रकार का ही गीत नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार का गीत है। आपको बोर करने वाले गीत नहीं होंगे, आपको उदास करने वाले मेरे गीत नहीं होंगे। जैसा चाहे मन चाहा गीत मेरे यहाँ मिल जाएगा। यहाँ तक कि ये मेरे गीत पाठक और श्रोता की भूख प्यास को भी भगा देता है, गायब कर देता है। पाठक, गायक और श्रोता बस इन गीतों में ही खो जाता है। उसे इनके अलावा किसी की याद नहीं आती है, फिर वह भूख और प्यास ही क्यों न हो। आप इन गीतों को लेकर देखिए, आजमा कर देखिए, सुनकर देखिए, गाकर देखिए, गुनगुना कर देखिए। ज़रूर आप सब कुछ भूल जाएंगे मेरे गीतों के अलावा, यहाँ तक कि खाना पीना भी। और ये दूसरा गीत देख लीजिए, अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये दूसरा गीत भी देख लीजिए। ये गजब का जादुई गीत है। ये शमशान में भूत जगाने वाला गीत है। अगर आप इस प्रकार के शौकीन हो, इस प्रकार के काम करते हो, तो ये इस प्रकार का भी गीत मेरे पास है। ये दूसरा गीत भुआली की हवा का एहसास कराने वाला गीत है हुजूर। इसे देख लीजिए। अगर पूर्व के सारे गीत आपको नापसंद हो तो ये बहुत जो कि वहाँ की आबो हवा का एहसास कराने वाला गीत ये परखिए। आपकी खरीद की इच्छा ज़रूर होगी, आप ज़रूर खरीद पाएंगे। आप ज़रा मेरे गीतों को ध्यान से देखिए। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो तपेदिक की दवा के समान असरकारक है। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो तपेदिक की दवा के समान असरकारक है। आप एक बार लेकर देख लीजिए। मानसिक रोगियों को स्वस्थ करने वाले गीत भी मेरे पास हैं। हुजूर में सभी तरह के, अर्थात सीधे साधे और अटपटे, अर्थात बद्ध रुचि वाले सभी तरह के गीत बेचता हूँ। यहाँ पर कवि गीतकार बाजार के सामने धराशायी हो जाता है। गीतकार ऐसे गीत लिखता है
जिससे समाज का नज़रिया बदले, समाज में मूल्यों का निर्माण हो। लेकिन वो बाज़ार में उतर करके पाठकों की रुचि के अनुकूल, अगर किसी की भद्दी रुचि है तो उसके अनुसार भी काव्य रचना, उसके अनुसार भी गीत लिखने लगता है। इसी मूल्यहीनता पर कवि करारा व्यंग्य करता है कि मेरे पास सीधे साधे गीत भी है, मेरे पास अटपटे गीत भी है, उलझन भरे गीत भी है, बेकार के गीत भी है, भद्दी रुचि के गीत भी है, सभी तरह के गीत मैं बेचता हूँ। जब मैं बेचने के लिए निकल ही पड़ा हूँ तो फिर मैं मानव और समाज के मानकों को नहीं, बाजार के मानकों पर चिंता करता हूँ। बाजार के मानकों के अनुसार ही काम करता हूँ। समाज का क्या मानक है, नैतिकता का क्या मानक है, मानव का क्या मानक है, ये मेरे लिए चिंता की बात नहीं है। फिर चाहे पाठक की भद्दी रुचि के लिए ही मुझे गीत लिखना पड़े, मैं लिखूँगा और बेचूँगा और पाठक श्रोता उसे खरीदेगा। कवि आगे कहता है, जी हाँ हुजूर, आपको विश्वास न होगा पर मैं सभी तरह के गीत बेचता हूँ। आगे देखिए, अगला पद है, जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करे, जी अमर गीत और जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखूँ कलम और दवात, इनमें से भी भाए नहीं तो नए लिख दूँ, मैं नए चाहिए नहीं गए लिख दूँ, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। आगे भावार्थ देखिए इस पद का, बाजारवाद ने साहित्य के मानकों को भी प्रभावित किया है। प्रभावित ही नहीं किया बल्कि धराशायी किया। बेसुरा भी सुर की गिनती में आने लगा है। बेसुरे गीत भी आज गीतों की गिनती में आने लगे हैं। भोंडी अभिरुचियों के लिए भी बाजार में उत्पाद मौजूद है। अब वो चाहे गीत ही क्यों न हो, गाने ही क्यों न हो। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कवि अपनी व्यवस्था भी व्यक्त कर रहा है और बाजारवादी व्यवस्था और समाज के बाजारूपन पर भी व्यंग्य कर रहा है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र की एक अद्भुत कविता है। एकालाप शैली में लिखी गई है। बोलने वाला सिर्फ कवि है, गीतकार है, कोई दूसरा पात्र यहाँ पर उपस्थित नहीं है। पर फिर भी जिस संवाद की स्थिति को कवि ने सृजित किया है वह हिंदी साहित्य में अपने आप में अकेला उदाहरण है। इस कविता में एक ही व्यक्ति बात कर रहा है, स्वयं ही संवाद कर रहा है, या दो से अधिक व्यक्ति या पात्र नहीं है। फिर बेहतर संवादात्मक कविता है। कवि बाजार में निकला है, अली गली में सामान बेचने के लिए निकला है और ग्राहक से संवाद कर रहा है, पर ग्राहक के कोई संवाद नहीं है, ग्राहक की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं है। जी आगे कवि कहता है अपने ग्राहक से, जी मेरे पास और भी गीत हैं, अब तक दिखाए आपको पसंद ना आया हो तो दूसरे गीत दिखा देता हूँ। अगर आप इस गीत को सुनना चाहें तो मैं इसे गाकर सुना सकता हूँ, ताकि आप देख सकें कि ये गाने के बाद कैसा लगता है और सुनने के बाद कैसा लगता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं बेचने वाला हूँ और ग्राहक की मर्जी के अनुसार काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस गीत को गाकर देखना चाहते हैं तो मैं खुद ही आपके सामने गाकर इसे पेश कर सकता हूँ। आप यहाँ किसी भी तरह का गीत पसंद कर सकते हैं, चाहे छंदबद्ध हो या बिना छंद के। छंद का यहाँ कोई बंधन नहीं है, छंद का यहाँ कोई विधान नहीं है, छंद का यहाँ कोई अनुशासन नहीं है। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो अमर हैं, अर्थात जिनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। सदाबहार गाने भी मेरे पास हैं। अमर अर्थात सदाबहार गाने भी मेरे पास हैं, और मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो तुरंत मरने वाले हैं, अर्थात जिनका प्रभाव
तुरंत समाप्त हो जाता है या वे तुरंत ही बासी लगने लगते हैं। ऐसे भड़काऊ गाने भी मेरे पास हैं जो कुछ दिनों के लिए धूमधाम करते हैं, हलचल मचा देते हैं, बाद में उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं। अगर इनमें से भी आपको पसंद ना आए तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं हमेशा ही अपने साथ कलम और दवात रखता हूँ, इसलिए कि जिसको जैसा पसंद आए तुरंत रचकर उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। कवि की व्यवस्था देखिए, मैं हमेशा ही अपने साथ कलम दवात रखता हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा गीत में लिख देता हूँ। जैसा ग्राहक वैसे गीत, जैसी रुचि वैसा गीत, जो नया चाहता है उसे उसके लिए नए लिख देता हूँ। लेकिन ग्राहक को मैं वापस नहीं लौटाता हूँ, ग्राहक को उदास नहीं करता हूँ। और यदि आपको मेरे नए गीत पसंद ना आए तो गए गुजरे ज़माने के गीत लिख देता हूँ, जिनको आज कोई सुनने वाला नहीं है। आज की जो नई पीढ़ी है, जिनको अच्छा नहीं लगता है, वो गीत भी मैं आपके लिए लिख सकता हूँ। मेरे पास नए पुराने सभी प्रकार के गीत आपको मिल जाएंगे हुजूर। मैं सभी तरह के गीत बेचता हूँ, सभी तरह के गीत लिखता हूँ। इन गीतों में मेरी नहीं, ग्राहक की रुचि और पसंद का विचार रखा गया है। जैसा ग्राहक चाहता है वैसे गीत उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, फिर वह चाहे सामाजिक मानकों पर, मानवीय मूल्यों पर खरे उतरे या न उतरे। आगे अगला पद है, इन दिनों दूर है कवि धंधा, है दोनों चीज़ व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ देरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस फेरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। समय यूँ ही निकल जाता है व्यस्तता में मेरे पास। कवि अब आगे हम कविता के भावार्थ पर विचार करेंगे। कवि सृजन धर्मियों के बाजारवाद की गिरफ्त में आने तथा अपनी काव्य प्रतिभा को बाजारोन्मुख करने की प्रवृत्ति पर व्यंग करता हुआ कहता है कि इन दिनों कवियों का बाजार गर्म है, गीत लिखना व्यवसाय हो गया है। कवियों का जो समय है वह बदल गया है, दुगने फायदे का काम उनका हो गया है। दो तरफ फायदा वाला धंधा गीत बनाने का हो गया है। गीत भी लिख गया और पैसा भी कमा लिए। ये दोहरा धंधा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। कविता लिखना आज फायदे का व्यवसाय हो गया है। आज गीत लिखना एक प्रकार से आम के आम और गुठली के दाम हो गया है। इसी कारण इस व्यवसाय में, इस नई प्रवृत्ति में कवि, कलम और कविता गढ़ने का काम सब व्यस्त हैं। कवि को समय का पता ही नहीं चलता, समय यूँ ही निकल जाता है। कुछ समय लिखने में, कुछ सोचने में निकल जाता है। बाजार इतना गर्म है कि सोच सोच कर जबरदस्ती गीत लिखना पड़ रहा है। सृजन धर्मी अनुभूति यहाँ पर नदारद है। सृजन धर्मी अनुभूति यहाँ पर नदारद है। यहाँ गीतों में बनावटीपन है। यहाँ गीतों में एक प्रकार से किसी भी प्रकार की मानवीय अनुभूति का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कवि व्यावसायिक दौड़ में आगे बढ़ रहा है। और कवि ने अपने समकालीन कवियों की भी यही दशा देखी है। कवि का व्यंग्य उनकी तरफ भी है। कवि ग्राहक को रिझाने की हर संभव कोशिश करता है। फेरी वाले की तरह, वह फेरी वाले की तरह अपने लिखे गीतों को बेच रहा है। कहता है कि इस फेरी के कोई दाम नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मेरे घूमने के और तरह तरह से ग्राहक को रिझाने के लिए जो मैं गीत पेश करने की मेहनत कर रहा हूँ, इसका कोई पैसा नहीं है। आप तो केवल देख लीजिए, पसंद आए तो लेना, नहीं तो मत लेना। कवि कहता है कि इस फेरी के कोई दाम नहीं है, दिखाने के कोई पैसे नहीं है।
लेना हो या न लेना हो, आप निश्चिंत होकर के गीत देखिए, गीत परखिए और इनको एक प्रकार से परख करके देखिए। गा करके देख सकते हैं या मेरे से सुन करके देख सकते हैं, और इस देखने दिखाने के कोई पैसे नहीं हैं। मेरे पास नए पुराने सभी तरह के गीत हैं हुजूर। आखिर मैं अपने गीत बेचता हूँ और बेचने निकला हूँ। आप हर तरह के गीत देख सकते हैं, मुझसे हर तरह के गीत खरीद सकते हैं। अगला पद देखिए जी, गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है, ये खादी का, ये गीत पित्त का है, यह वादी का। कुछ और डिजाइन भी है यह इल्मी, ये लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें बात, मैं गीत बेचता हूँ। भावार्थ देखिए, कवि जब बाजार में उतर गया है, कविता लिखना व्यवसाय में तब्दील हो गया है, तब वह दिन रात लिखने का ही काम करने लगता है और इस लेखन में वह तरह तरह के गीत लिख डालता है। वो फेरी वाले की तरह खरीदार से कहता है कि मैं सभी तरह के गीत लिखता हूँ, यहाँ तक कि जन्म मरण से संबंधित अनुभूतियों और हर अवसर के गीत लिखता हूँ। मैं जीत के गीत, मैं शरण के गीत भी लिखता हूँ, अर्थात ऐसे गीत भी लिखता हूँ जो पाठक और श्रोता को हार जीत का अनुभव कराता है, या हार जीत सभी अवसरों पर काम आने वाले गीत मैं लिखता हूँ। ये गीत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कवि अपने खरीदार को कहता है, फेरी लगाता हुआ अपने खरीदार को तरह तरह के गीत दिखाता हुआ कह रहा है कि आप जो ये गीत देख रहे हैं वो रेशम का है, रेशमी है, और ये जो दूसरा गीत देख रहे हैं ये खादी का है, अर्थात रेशम और खादी पहनने वाले सभी के लिए मेरे पास गीत मिल जाएंगे। मैं सभी के लिए गीत लिखता हूँ। रेशमी और खादी के गीत शब्दों में गहरी युग धर्मी व्यंग्यात्मकता है, ये विचारने की बात है। मेरे पास दूसरे गीत भी हैं जिनमें कुछ पित्त के हैं और कुछ वादी के, अर्थात मोटापे पर लिखे गए गीत भी हैं। मेरे पास इनके अलावा कुछ अलग डिजाइन के गीत भी हैं जो श्रोता और पाठक को इल्म और जादू का एहसास कराता है। मेरे पास गीतों का अनंत भंडार है। लो, ये मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो चलता किस्म की फिल्मों के लिए लिखे गए हैं, और नहीं तो आप ये दूसरा ले लीजिए हुजूर, मेरे पास सोच सोच कर मर जाने का गीत भी उपलब्ध है, अर्थात ऐसे भी गीत है गीत के नाम पर जो मजाक है। मेरे पास दुकान से घर जाते समय सुनने और गुनगुनाने के गीत भी हैं, और नहीं तो आप ये दूसरा ले लीजिए हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, ये ऐसे ही गीत हैं। मैं कोई आपसे दिल लगी नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं गीत बेचने निकला हूँ तो तरह तरह के गीत बेच रहा हूँ, तरह तरह के गीत बना रहा हूँ, तरह तरह के गीत बना रहा हूँ, चाहे उनमें बनावटी भाव हो, मेरी अनुभूतियाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं गीत लिख रहा हूँ। अगला पद देखिए, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया है, जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ गाहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना बिल्कुल वैसे ही पाप। क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। कवि एक विवश लाचार फेरी वाला जो छोटी सी दुकान लेकर के गली गली में घूमता है और अपने सामान बेचता है, लेने की जिद करता है ग्राहकों से, ठीक वैसी ही लाचारी का भाव कवि के चेहरे पर है अपने गीतों को बेचने के लिए। देखिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने ग्राहक से
कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने ग्राहक से कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं आपकी रुचि के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार गीत लिख सकता हूँ, तत्काल आपके सामने पेश करता हूँ। बस आपके आदेश की दरकार है। जैसा आपका आदेश होगा वैसे ही गीत मैं आपके सामने पेश कर दूँगा, क्योंकि मैं दिन रात गीत लिखता ही रहता हूँ। और इस प्रकार निरंतर लिखने से तरह तरह के गीत बन जाते हैं। गीत लिखना मेरा अब प्रिय विषय बन गया है, प्रिय कार्य बन गया है। अगर कोई गीत किसी विषय पर बन नहीं पाता है तब भी मैं जैसे तैसे लिख ही डालता हूँ। गीत अगर वश में नहीं आता है, रूठ जाता है, तो मैं उसे मना लेता हूँ, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, आर्थिक दशा मेरी खराब है और मुझे पाठकों को जो गीत बेचना है, तो मैं रूठे हुए गीतों को भी मना लेता हूँ। अगर मेरी अनुभूति प्रेम की नहीं है तो भी मैं प्रेम के गीत लिख देता हूँ। मेरी अनुभूति उदास की नहीं है तो भी मैं उदासी के गीत लिख देता हूँ। मेरी कविता, मेरी अनुभूतियाँ अगर पाठकों से मेल नहीं खाती है तब भी मैं पाठक के अनुसार गीत लिख देता हूँ। रूठे हुए गीतों को मैं मना लेता हूँ। आप अपनी रुचि के अनुसार गीत की मांग कर सकते हैं, मेरी रुचि की परवाह न करें। आपको अगर मेरे गीतों के इस ढेर में पसंद नहीं आया हो तो इस ढेर को मैं हटा देता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई नाराज़ नहीं होऊंगा। ये तो ग्राहक की मर्जी है कि उसे मेरे गीत पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए एक और मैं प्रयास करता हूँ, चलिए मैं एक और गीत दिखा देता हूँ, शायद वो आपको पसंद आ जाए। मैं आपके अनुकूल एक अंतिम गीत निकालता हूँ। कवि ग्राहक को रिझाने और गीत बेचने की कला में अब निपुण सा हो गया है। वह समझता है कि मेरा गीत इन्हें पसंद न आया, शायद घर के अंदर बैठे व्यक्ति या महिला को पसंद आ जाए, इसलिए वो कहता है कि मैं नया गीत निकालता हूँ, आप घर के अंदर जो भी हैं उनसे भी पूछ आइए, हो सकता है उन्हें मेरे गीत पसंद आ जाए। वैसे हुजूर, गीत बेचना बिल्कुल पाप है। कवि अब वास्तविकता बतला रहा है। वैसे हुजूर, गीत बेचना बिल्कुल पाप है। गीतकार कभी अपने गीतों का सौदा नहीं करता, कभी बाजार का हिस्सा नहीं बनता और न ही वह अपने गीतों को की शक्ल बाजारू बनने देता है। वह अपनी प्रतिभा और मूल्यों के अनुकूल गीत लिखता है, पर क्या करे, कवि अपनी आर्थिक मजबूरी में गीत बेचता है। परिस्थितिवश हार कर, लाचार होकर, मजबूर होकर आजीविका के लिए गीत बेचता है। और इस प्रकार जब मेरे गीतों पर, मेरे मूल्यों पर, मेरी प्रतिभा पर बाजार और व्यावसायिकता का आवरण चढ़ गया, तब तरह तरह के काम के बेकाम के, छंद के बेछंद के, छंद विहीन सभी तरह के गीत बना लेता हूँ, बन जाते हैं और लिख देता हूँ। और मैं एक फेरी वाले की तरह इन गीतों को बेचता फिरता हूँ। एक कलाकार के लिए किसी समाज में, व्यवस्था में यदि आजीविका चलाना भी मुश्किल हो तो एक गंभीर समस्या है। निष्कर्ष हम इस कविता का प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक कलाकार के लिए किसी समाज में, व्यवस्था में यदि आजीविका चलाना भी मुश्किल हो तो वह एक गंभीर समस्या है। यदि उसे आजीविका के लिए गीत बेचना पड़े तो समझना चाहिए समाज में कला का महत्व नहीं समझा जा रहा है और कला विहीन समाज और व्यक्ति पशु के समान है। एक कलाकार अपने उच्चतम मानवीय सौंदर्य बोध से कला का सृजन करता है, जो मानवीय मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का सृजन करता है। लेकिन जब कलाकार ग्राहक की मर्जी और रुचि से कविता, गीत और अपनी कला का सृजन करता है तो वह कला के मूल्यों का सृजन करने में असमर्थ रहती है। कला का स्तर भी घटिया हो जाता है। कला के घटते स्तर और मूल्यहीनता की ही चिंता कवि भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता की मूल संवेदना है। शैली और अंदाज कवि का अपना है। कविता
यहाँ पर समाप्त होती है। आगे हम जो चर्चा करेंगे वह इस पाठ की अंतिम चर्चा होगी और इस चर्चा के अंदर हम संपूर्ण पाठ के प्रश्नों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।